हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कंपटीशन एक्ट 2002। ये क्या होता है? ये होता है कि पहले जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, जो भी मोनोपोलिस को क्रिएट किया हुआ था, ठीक है, उसको हटा देना, उसको रिमूव कर देना। अब जो है हर कोई जो है फ्रीली एंटर कर सकता है, कंपटीशन कर सकता है। इसके अंदर जो है हम ये जो एक्ट बनाया है, ये एक्ट इसलिए बनाया है कि एंटी कंपटीशन के अगेंस्ट हम क्या कर सके, एक्शन ले सके। अगर कोई मोनोपोली जनरेट कर रहा है, कोई डोमिनेटिंग पोजीशंस का गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लिया जाए। कंपटीशन एक्ट क्या कहता है? आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोग्राम सिंस 1991 MRTP एक्ट लॉस्ट इट्स रेलिवेंस। जो भी MRTP एक्ट था, उसने अपनी रेलिवेंस को, अपनी जो इम्पोर्टेंस थी इस MRTP एक्ट की, वो खो दी। ठीक है। MRTP एक्ट क्या था? मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की कहीं पे रिस्ट्रिक्शन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई कई ऐसी रिस्ट्रिक्शन होती है जिसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन होती है जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। यानी कि सेक्शन 38 के अंदर ये कहा गया कि कौन सी ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जो कि लोगों के लिए बेनिफिशियल है, और सेक्शन 33 जो है MRTP एक्ट का, वो ये बताता है कि कौन सी ऐसी रिस्ट्रिक्शन है जो कि हार्मफुल है। तो ये जो MRTP एक्ट था, उसने अपनी रेलिवेंस को, अपनी इंपॉर्टेंस को खो दिया जब हमारा कंपटीशन एक्ट 2002 आया। It was felt that only large companies could survive in the new liberalized and competitive scenario, and that there was need to shift focus from controlling monopolies to promoting competition. तो उस समय क्या था, जब MRTP एक्ट था, तो कई लोगों ने क्या किए थे, मोनोपोलिस को जनरेट किया हुआ था, तो उस समय कंपटीशन को आने ही नहीं दे रहे थे। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि न्यू लिबरलाइजेशन पॉलिसी आने के बाद कंपटीशन आ गया मार्केट में, और जो फोकस था पहले हमारा कि कंट्रोल करने का, मोनोपोलिस को क्रिएट करने का, अब वो शिफ्ट हो गया कंपटीशन की तरफ। अब क्या आ गया, कंपटीशन को प्रमोट किया जा रहा है कि जितना जो भी आना चाहे वो आ सकता है मार्केट के अंदर और अपना बिजनेस कर सकता है। तो जो रिस्ट्रिक्शन थी, जो मोनोपोलिस को क्रिएट किया हुआ था, उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया गया जब हमारा कंपटीशन एक्ट आया। इन व्यू ऑफ दिस, गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ SV Raghavan, which submitted its report in May 2000. It proposed doing away from the MRTP Act and enactment of competition law. ठीक है। Accordingly, the Competition Bill 2001 was introduced in the Parliament and passed in December 2002. It is called the Competition Act 2002. Competition जो बिल था वो 2001 को इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, और ये कब पास हुआ था? ये दिसंबर 2002 में, इसलिए हम इसको जो है कंपटीशन एक्ट 2002 भी बोलते हैं। ठीक है। क्या ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का? इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था, एज पर द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्ट, द कंपनीज एक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कमीशन। इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था कि हम एक कमीशन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कंपटीशन। यानी कि कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है जिसका एडवर्स इम्पैक्ट जो है कंपटीशन पे पड़ रहा है, तो उसके अगेंस्ट क्या करें, एक्शन लिए जाए। ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, कमीशन बिठाई, जिसका मेन काम था क्या करना, टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है, हैविंग एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द competition, to promote and sustain competition in the market, to protect the interest of the consumer, and to ensure freedom of trade carried on by other participants in the market in India. उसके बाद आता है प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट, अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशंस ऑफ कॉम्बिनेशन। ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला है प्रोहिबिशन, यानी कि रोकथाम लगाना, प्रोहिबिट करना, एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट, कोई ऐसे एग्रीमेंट जो कंपटीशन के अगेंस्ट है। कंपटीशन के अगेंस्ट क्या होता है, लोग आपस में कंपटीशन ही नहीं कर रहे हैं, आपस में ग्रुप बना के काम कर रहे हैं, एक डोमिनेटिंग पोजीशन को डालने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में कह रहे हैं कि एक प्राइस फिक्स कर रहे हैं कि हम चलो इसी प्राइस पे सारे लोग बेचते हैं, तो वो क्या हो गया, कंपटीशन के अगेंस्ट एग्रीमेंट हो गया। तो इस तरीके के एग्रीमेंट को क्या करना, स्टॉप करना। उसके बाद आता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, यानी कि जिसके पास भी डोमिनेंट पावर है, ठीक है, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, तो ये तीनों चीज़ें हम जो है सेपरेटली पढ़ेंगे इस वीडियो में। चैप्टर 2 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट कंप्राइजेज ऑफ सेक्शन 3 to 6। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें, कॉम्पिटिशन एक्ट का जो चैप्टर 2 है, उसके अंदर सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 6 तक जो है वो सेक्शन आते हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द कोर ऑफ द लॉ विच प्रोवाइड फॉर द 3 स्टेप थ्रू विच इट प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। यानी कि इसके अंदर तीन चीज़ें, हमें 3 स्टेप बताए हैं। 3 स्टेप क्या है, एक तो है प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट, एक है अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, एक है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन।
प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट क्या कहता है? सेक्शन 3 प्रोवाइड दैट नो एंटरप्राइजेज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेज और पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल एंटर इनटू एनी एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, एक्विजिशन or control of goods or provision of services which cause or is likely to cause an appreciable adverse impact on the competition within India. Any agreement enter into in contravention of this provision shall be void. यानी कि कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट जो कंपटीशन के अगेंस्ट बना हुआ वो सारे के सारे एग्रीमेंट क्या है? void है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. It is clarified that any agreement enter into between competition विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिटरमाइन परचेज और सेल प्राइस. कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जो कि क्या है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेल प्राइस को डिटरमाइन कर रहा है कि इस प्राइस पे हम क्या करेंगे? गुड्स को सेल करेंगे. लिमिट और कंट्रोल प्रोडक्शन, सप्लाई, मार्केट, टेक्निकल डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. शेयर्स द मार्केट और सोर्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज by way of allocation of geographical area of market or types of goods or services or number of customer in the market or any other similar ways directly or indirectly result in bid rigging or collusive bidding shall be presumed to have an appreciable adverse effect on the competition. This also include the following agreement. जैसे कि टाई इन एग्रीमेंट. ये एग्रीमेंट हमने पहले भी वीडियो में पढ़े हैं हमारी एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस में. टाई इन एग्रीमेंट क्या होता है? लोग आपस में मिल के काम करते हैं. ठीक है. एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, रिफ्यूज़ल टू रीसेल प्राइस मेंटेनेंस. तो ये सारी क्या है? कंपटीशन के अगेंस्ट है. तो इन अगर ये सारी चीज़ें क्या है? कंपटीशन के अगेंस्ट है, तो कहीं ना कहीं ये सारे एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है, एक तरीके से नल है कि आपस में मिलके प्राइस को सेट कर रहे हैं. ये लिमिट लगा रहे हैं कि भाई इतनी प्रोडक्शन होगी, इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगी, इतनी सप्लाई होगी, इससे ज़्यादा सप्लाई नहीं होगी. तो कहीं ना कहीं सप्लाई पे अगर लिमिट लग जाएगी तो कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा. सप्लायर अपने हिसाब से जो है प्राइस को सेट करेंगे और लोगों की डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे. तो इस सारी चीज़ों से बचा जाए, इनके अगेंस्ट क्या किया जाए? एक्शन लिया जाए. ठीक है. उसके बाद आता है प्रोविजंस दैट आर रिलेटिंग टू एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट डू नॉट अप्लाई टू. अब ये जो एंटी कॉम्पिटिशन एक्ट था, एग्रीमेंट था, हमने पढ़ लिया कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं. ठीक है. ये जो एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट था, इसका मेन एम ये था कि कंपटीशन को रोकने वाले एग्रीमेंट को क्या किया जाए? ख़त्म किया जाए. वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं मानेंगे जिससे कि कंपटीशन को ख़त्म किया जा रहा है, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है. लेकिन कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जहाँ पे ये एग्रीमेंट अप्लाई नहीं होता. कहाँ पे? इन केस ऑफ कॉपीराइट. अगर किसी ने भी अपना कॉपीराइट करवा लिया है, प्रोडक्ट को पेटेंट करा लिया है, एक्सक्लूसिव राइट है, किसी का अपना खुद का डिज़ाइन है, लेआउट डिज़ाइन है, तो उस केसेस में जो है ये एंटी कॉम्पिटिशन एक्ट एग्रीमेंट अप्लाई नहीं होता. द राइट ऑफ एनी पर्सन टू प्रिवेंट एनी ब्रीच और टू इम्पोज रीजनेबल कंडीशन एज मे बी नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग एनी ऑफ हिज राइट विच इज़ रिलेटेड टू कॉपीराइट, पेटेंट, एक्सक्लूसिव राइट, डिज़ाइन, लेआउट, डिज़ाइन. ठीक है. द राइट ऑफ एनी पर्सन टू एक्सपोर्ट गुड फ्रॉम इंडिया to the area to which the agreement relate exclusively to the production, supply, distribution or control of goods or provision of services for such export. कहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा? the right of any person to export good from India to the area to which the agreement relate exclusively to the production, supply, distribution or control of goods or provision of services for such export. ठीक है. उसके बाद आता है प्रोहिबिशन ऑफ मिसयूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, जो कि सेकंड हमारा पॉइंट है. ठीक है. प्रोहिबिट करना किसको? कि कोई भी अपनी डोमिनेंट पोजीशन को गलत इस्तेमाल कर रहा है. ठीक है. उसको हमें क्या करना है? प्रोहिबिट करना है, उस पर रोकथाम लगानी है, उसको रोकना है कि भाई तुम अपनी डोमिनेंट पोजीशन को गलत यूज़ मत करो. सेक्शन 4 प्रोवाइड दैट नो एंटरप्राइजेज शैल मिसयूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन. देयर शैल बी एन मिसयूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन. कब मिसयूज कर सकती है? इफ़ एन एंटरप्राइज इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पोज अनफेयर और डिस्क्रिमिनेशन कंडीशन इन परचेज और सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज और प्राइस इन परचेज और सेल
ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि इंक्लूडिंग प्रीडेटरी प्राइस। प्रीडेटरी प्राइस क्या होता है? प्रीडेटरी प्राइस का मतलब है कि जब एक फर्म अपने गुड्स की प्राइस जो है वो कम रखती है, मान लो और बाकी कंपनी जो है प्राइस किसी प्रोडक्ट के प्राइस को 20 रुपये में, 30 रुपये में, 50 रुपये में सेल कर रही है, वहीं पे ये जो कंपनी है उस प्रोडक्ट को जो है वो 15 रुपये में सेल कर रही है, क्योंकि वो उसकी डोमिनेंट पोजीशन है मार्केट में, वो बहुत समय से काम कर रही है, तो उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। वो ऐसा क्यों कर रही है? वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि पूरी मार्केट को अपने कब्जे में कर सके, यानी कि कॉम्पिटिटर्स को हटा सके और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। अब उस कंपनी को तो लॉस होगा, लॉस पहले स्टार्टिंग में होगा, जब और बाकी कॉम्पिटिटर हट जाएंगे तो वो अपनी मर्जी से किसी भी प्राइस पे जो है वो गुड्स को सेल कर देगी। तो एक तरीके से क्या है, डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज़ किया जा रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। उसके बाद आता है लिमिट्स और रिस्ट्रिक्शंस। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विस और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ मार्केट, टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट रिलेटेड टू गुड्स और सर्विसेज टू द हार्मिंग ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि कुछ ऐसे गुड्स या सर्विसेज बना रहे हैं जिससे कंज्यूमर को हार्म हो रहा है, या फिर प्रोडक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी, लिमिट लगा दी कि इससे ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस नहीं किए जाने चाहिए। इंडल्ज इन प्रैक्टिसेस और प्रैक्टिसेस रिजल्ट इन डिनाइल ऑफ मार्केट एसेस, ऐसे प्रैक्टिसेस में इंडल्ज है कि वो क्या कर रही है, मार्केट तक सामान ही नहीं पहुंचा रही। ठीक है। यूज़ ऑफ इट्स डोमिनेंट पोजीशन इन वन रेलिवेंट मार्केट टू एंटर इनटू और प्रोटेक्ट अदर रेलिवेंट मार्केट, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज़ कर रही है ताकि वो एक मार्केट में एंटर कर सके, ठीक है, और साथ ही साथ दूसरी मार्केट को भी क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। किस तरीके से वो एंटर कर सकती है, कम प्राइस, प्रीडेटरी प्राइस पे अपने गुड्स को सेल कर सकती है। ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट the term dominant position means a position of strength which is enjoyed by an enterprises in the relevant market, whether it is in India, outside India, which enable it to operate independently of competitive force prevailing in the relevant market। वो क्या करती है, वो कंपटीशन पे ध्यान नहीं देती, वो कंपटीशन से हट के काम करना चाहती है, कंपटीशन को ख़त्म करना चाहती है, वो अपना ही एक दबदबा मार्केट में बना के रखना चाहती है, अपनी डोमिनेंट पोजीशन को बरकरार रखना चाहती है। अफेक्ट इट्स कॉम्पिटिटर और कंज्यूमर और द रेलिवेंट मार्केट इन इट्स फेवर, वो क्या करती है, अपने कॉम्पिटिटर्स को, अपने कंज्यूमर्स को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है ताकि मार्केट जो है उसकी फेवर में काम करे। इसके बाद था हमारा रेगुलेशंस ऑफ कॉम्बिनेशन। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब मिल के मर्ज हो जाती है, जब एक लार्ज बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद लेता है, परचेज कर लेता है, तो इस केस में किस तरीके से जो है वो रेगुलेट किया जाता है। Section 5 defines the term combination. It states that the acquisition of one or more enterprises by one or more person or merger or amalgamation of enterprises shall be treated as combination of such enterprises and person or enterprises in the following cases. Acquisition by large enterprises, acquisition of enterprises having similar goods and services. Acquisition का मतलब है परचेज करना, ऐसे एंटरप्राइजेस को परचेज करना। एक्विजिशन बाय लार्ज एंटरप्राइजेस, यानी कि जो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस है वो छोटी एंटरप्राइजेस को क्या कर लेती है, खरीद लेती है, या फिर उन एंटरप्राइजेस को परचेज करना जिसके गुड्स सेम है, जो सेम गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। परचेजिंग एंटरप्राइजेस हैविंग सिमिलर गुड्स और सर्विसेज बाय अ ग्रुप। मर्जर ऑफ एंटरप्राइजेस, मर्जर इन ग्रुप कंपनी। दस ब्रॉडली combination can be formed either by acquisition of or merger in one enterprises or an enterprises which belong to a particular group. Various limit of assets turnover has been fixed for the combinations depending on whether the enterprise is being acquired, purchased, merged, has similar product services or dissimilar product services, and whether they jointly have these assets turnover in India or outside India। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है कि जो भी कंपनीज, जो भी फर्म्स आपस में मर्ज हो रही है, क्या उसके प्रोडक्ट सिमिलर है, क्या प्रोडक्ट डिसिमिलर है, क्या वो जॉइंटली उनके असेट्स जो है वो इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया है। तो ये सारी चीज़ें क्या की जाती है, देखी जाती है। इसके बाद कहा गया कि सेक्शन 6 प्रोहिबिट एनी पर्सन और एंटरप्राइजेस टू एंटर इनटू एनी कॉम्बिनेशन which cause or is likely to cause an appreciable adverse impact on competition within the relevant market in India and such a combination shall be void। यानी कि गवर्नमेंट कहती है आप इस तरीके के किसी भी कॉम्बिनेशन में नहीं होगी जिसका इम्पैक्ट कंपटीशन पे पड़ रहा है। ठीक है, अगर कंपटीशन ख़त्म हो गया तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है कंज्यूमर पे पड़ेगा, कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी के गुड्स
रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके के एग्रीमेंट को क्या किया जाता है, वॉइड किया जाता है, ख़त्म किया जाता है और वो पार्टी एग्रीमेंट में नहीं आएगी, कॉम्बिनेशन में नहीं आ पाएगी। इट मे बी नोटेड दैट द कॉम्बिनेशन इज इटसेल्फ इज़ नॉट प्रोहिबिटेड, यानी कि जो कॉम्बिनेशन है वो सही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए जो प्रोहिबिटेड हो, गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट ही ना करे। इट विल बी हेल्ड वॉइड ओनली इफ़ इट इज़ एडवर्सली इफेक्ट कॉम्पिटिशन, तभी वॉइड किया जाएगा जब उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है कॉम्पिटिशन पे। एनी पर्सन और एंटरप्राइजेज हु और विच possessed to enter into any combinations may at his or its opinion give notice to the Competition Commission of India and pay the fees which may be determined by regulation, disclose the detail of the proposed combination within the 7 days of approval of the proposal related to merger or amalgamation by the board of the director to the of the enterprises concerned with such merger or amalgamation, or execution of any agreement or other document for acquisition of एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पे कहा गया कि कोई भी अगर पर्सन क्या करना चाहता है, इस तरीके के कॉम्बिनेशन में आना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसको कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल जो है पहले कमीशन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो कॉम्पिटिटिव कमीशन है इंडिया का, उसको नोटिफाई करना पड़ेगा, उसको सारी की सारी डिटेल देनी पड़ेगी और साथ ही साथ जो भी उनकी फ़ीस बनती है वो भी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी उनको क्या मिलेगा, अप्रूवल मिलेगा। द कमीशन सेल आफ्टर रिसिप्ट ऑफ द नोटिस डील विद सच अ नोटिस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन इन, यानी कि उस नोटिस को मिलने के बाद सेक्शन 29, 30 एंड 31 को चेक करती है, विच डील विद प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, इंक्वायरिंग टू डिस्क्लोजर्स एंड ऑर्डर ऑफ द कमीशन ऑन सर्टेन कॉम्बिनेशन रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले ये देखा जाता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो सही है, इससे कोई कॉम्पिटिशन पे इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा। अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वहाँ पे उस बाद में ऑर्डर दिया जाता है, पहले इन्वेस्टिगेशन की जाती है कॉम्बिनेशन की, इंक्वायरी की जाती है, उसके बाद ही जो है वो ऑर्डर दिया जाता है कि कॉम्बिनेशन एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। It shall consist of a chairman and not less than 2 and not more than 10 other members to be appointed by the central government। तो कंपटीशन कमीशन की अगर हम बात करें जो भी इंडिया में है, इसके अंदर कितने लोग काम करते हैं, इसके अंदर 2 से कम लोग नहीं होने चाहिए और 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 या 10 के बीच में होने चाहिए। ठीक है, इट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन and not less than 2 and not more than 10 other members to be appointed by the central government. During the first year of the establishment of the commission, the central government shall appoint the chairman and only one member। ठीक है, जब भी फर्स्ट ईयर में कमीशन को एस्टैब्लिश किया जाएगा तो उस समय क्या हुआ कि एक तो चेयरमैन को अपॉइंट किया जा रहा है और एक अदर मेंबर को अपॉइंट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि 2 मेंबर होने चाहिए कम से कम। The chairman and every other member shall be the persons of ability। जो चेयरमैन है या जो अदर मेंबर है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, who are qualified to be a judge of the high court, have special knowledge of and professional experience of not less than 15 years in international trade, economic, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs, administration or in any other matter which in the opinion of the central government may be useful to the commission। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में क्या होनी चाहिए, एक चेयरमैन को और अदर मेंबर को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चेयरमैन एंड अदर मेंबर शैल बी होल टाइम मेंबर्स एंड शैल होल्ड ऑफिस एज सच फॉर अ टर्म of 5 years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment। However, no chairperson or other member shall hold office as such after he has attained, in the case of chairman, the age of 67 and in the case of other member the age of 65। यानी कि कोई भी चेयरमैन जो है या अदर मेंबर, चेयरमैन की अगर हम बात करें, अगर वो चेयरमैन 67 ईयर्स का हो चुका है तो उसके बाद वो ऑफिस में एज अ चेयरमैनशिप नहीं जा सकता। और अदर मेंबर की बात करें, अगर तो उनकी एज 65 हो चुकी है तो वो जो है एलिजिबल नहीं है ऑफिस में काम करने के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाई नोटिफिकेशन अपॉइंट डायरेक्टर जनरल एंड एज मैनी एडिशनल जॉइंट डिप्यूटी एंड
Assistant Director General as it may think fit for the purpose of assisting the Commission in conducting inquiry into contravention of any of the provision of this Act and for the conduct of cases before the Commission. इसमें कहा गया है for the purpose of assisting the Commission in conducting inquiry into contravention of any of the provision of this Act and for the conduct of cases before the Commission. तो ये जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ कमीशन. कमीशन की क्या ड्यूटी है. अंडर सेक्शन 18 Competition Commission has been charged with the following duty to eliminate practices having adverse effect on competition, to promote and sustain competition, to protect the interest of consumer and to ensure freedom of trade carried by other participants in the market in India. अब हम बात करते हैं powers and functions की. With a view to perform the duties enumerated under section 18, the commission has been charged with certain obligation and power. क्या क्या obligation और power है. Inquiry into certain anti-competition agreement, inquiry as to whether an enterprises enjoy dominant position, inquiry into combination. यानी कि जो 3 चीज़ें हमने आगे पढ़ी उन्हीं चीज़ों के बारे में क्या करना, इंक्वायरी करना. और क्या क्या चीज़ें हैं. ग्रांटिंग शॉर्ट टर्म रिलीफ बाय वे ऑफ टेम्पररी ऑर्डर, awarding compensation to any person who makes an application to the commission for an order for the recovery of compensation from any enterprises or for any loss or damage shown to have been suffered by such person as a result of any contravention of the provision of chapter 11 in section 3 to 6 having been committed by such enterprises. चैप्टर सेकंड है यहाँ पे, चैप्टर 11 नहीं होगा क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि चैप्टर जो सेकंड है, ठीक है, कॉम्पिटिशन एक्ट का, उसमें सेक्शन 3 to 6 के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें 3 चीज़ों के बारे में पता चलता है. एक है डोमिनेटिंग पोजीशन के बारे में, एक है कॉम्बिनेशन के बारे में, एक है एंटी कॉम्पिटिशन के बारे में. तो अगर इन सारी चीज़ों से किसी भी पर्सन को लॉस हुआ है तो उसको क्या किया जाए, कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा. उसके बाद आता है रेगुलेटिंग इट्स ओन प्रोसीजर, reviewing its own order. A detailed procedure has also been laid down in the Act for inquiry into the complaint which is related to anti-competition agreement, abuse of dominant position enjoyed by enterprises, investigation of combination upon its own knowledge and information. यहाँ पे क्या कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, जो भी कंप्लेंट रिसीव हुई है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, और अपनी नॉलेज के हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है. उसके बाद आता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ कमीशन. कमीशन ने जो भी ऑर्डर निकाला, ये सारी चीज़ें इंक्वायर करने के बाद और कमीशन ऑर्डर देगा, तो एवरी ऑर्डर पास बाय द कमीशन अंडर दिस एक्ट शैल बी एनफोर्स बाय द कमीशन इन सेम मैनर एज इफ इट वर अ डिक्री और ऑर्डर मेड बाय अ हाई कोर्ट. एनी पर्सन dissatisfied by any decision or order of the commission may file an appeal to the Supreme Court within 60 days from the date of communication of the decision or order of the commission to him on one or more of the grounds specified in section 100 of the Code of Civil Procedure 1908. ठीक है. अगर तो कोई पर्सन क्या है, डिससेटिस्फाई है कमीशन के ऑर्डर से, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है विद इन द 60 डेज, 60 दिन के अंदर. जब उसको क्या मिलता है, ऑर्डर मिलता है कमीशन से, तो ऑर्डर मिलने के 60 दिन के अंदर अंदर वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को क्या कर सकता है, अपील कर सकता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है कमीशन के ऑर्डर से, आप द्वारा क्या कर रहे हो, अपील कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट में इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द अपीलेंट was prevented by sufficient cause from filing the appeal within the said period, allowing it to be filled within a further period not exceeding 60 days. 60 days के बाद वो क्या नहीं कर सकता, अपील नहीं कर सकता. It may be noted that the Competition Act has not yet been made fully operational. यानी कि अगर हम बात करते हैं तो कॉम्पिटिशन एक्ट जो है अभी पूरी तरीके से ऑपरेशन में नहीं आया है. इसके कुछ सेक्शन जो अभी ऑपरेशन में आए हैं, फोर्स में आए हैं. सेक्शन 1 to 7, 17, 22, 23, 36 and 49 to 65, 49 to 65 have been brought into force. This has been done primarily to empower the central government
to constitute the Competition Commission of India and to appoint the Director General and other staff. ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने जो है कंपटीशन एक्ट 2002 के बारे में जाना। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।